आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि एसओएल के बारे में। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल से एडमिशन लेना चाहते हैं 2020 में तो इस वीडियो को पूरा देखें। अभी एसओएल के फॉर्म नहीं निकले हैं बट निकलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा क्लासेस के बारे में, फीस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्स के बारे में और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो से ध्यान से देखिए। अभी जो फॉर्म निकले हुए हैं और जिसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो रेगुलर कॉलेज के हैं। अगर आप रेगुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ना कराएं। एसओएल से करना चाहते हैं तो एसओएल भी आपके लिए थोड़े दिन में अपने फॉर्म निकाल देगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना। सबसे पहले हम बात करें एसओएल की, तो एसओएल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है, ठीक है, डीयू का ही है। और एसओएल जो है आपको दो तरह के कोर्स कराता है, कि यूजी और दूसरा पीजी। यूजी कोर्स वो होते हैं जिसे अंडर ग्रेजुएट कहते हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं जो पीजी कहलाते हैं, ठीक है। यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। आप 12th क्लास अगर पास हो तो आप इन कोर्स में एडमिशन अपना ले सकते हैं, तो ये आपका यूजी का हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पीजी कोर्स करो तो उसके लिए आपकी क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, 10+2+3 यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो आप इन कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं। ये 5 कोर्स पीजी के हैं जो एसओएल कराता है और ये 5 कोर्स यूजी के हैं जो एसओएल कराता है। तो ये जो वीडियो है ये यूजी पर है और आपको मैं इसमें एसओएल के कोर्स और इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको पीजी के बारे में नहीं बताऊंगा, अगला जो वीडियो आएगा वो पीजी के बारे में होगा, ठीक है। तो इसमें यूजी के लिए देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करें डीयू के बारे में, थोड़ा सा बैक पीछे जाता हूं, वहां से 5-7 साल पीछे, तो आपको कुछ बताता हूं। तो देखिए जो एसओएल होता है आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डीयू का है, इसके भी 2 ब्रांचेज होती थी दिल्ली में, ठीक है। एक तो है नॉर्थ में और एक है साउथ में, यानी एक नॉर्थ कैंपस एक साउथ कैंपस। नॉर्थ में जो आपका होता है वो है विश्वविद्यालय, जो मेट्रो स्टेशन है वहां से केवल 5 मिनट की दूरी पे। और जो आपका साउथ का है वो है मोती बाग में, ठीक है, मोती बाग। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दोनों का एड्रेस मिल जाएगा। पहले क्या होता था, ऑफलाइन एडमिशन होता था, तो आपको या तो आप नॉर्थ में यहाँ पे जाके एडमिशन करा लें या फिर आप यहाँ पे जाके एडमिशन करा लें। सिंपल एक फॉर्म होता था, प्रोस्पेक्टस आप खरीदते थे, उसको फॉर्म को भरते थे, उसके बाद बैंक में जाना पड़ता था, डीडी बनवाना पड़ता था, फिर वो वहाँ पे जमा करवाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जमा करवानी पड़ती थी और इस तरीके से आपका वहाँ पे एडमिशन होता था। और आपको बुक्स जो है या तो आप वहाँ पे जाके बुक ले सकते थे या आपके घर पे दे दी जाती थी। आई कार्ड भी आपको वहीं पे लाइन में जाके लेना पड़ता था। बहुत सारी चीजें होती थी जो पुराने समय में होती थी, बट अब ये चीजें नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके आपको बताया, ये चीजें अब नहीं होती। तो अब आपके दिमाग में आएगा अब क्या होता है भाई, तो अब जो होता है, अब आपका एडमिशन जो होता है वो सारा जो है आपका प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। आपको फीस जमा करने के लिए कोई बैंक नहीं जाना है, ठीक है। आप डायरेक्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको कोई नॉर्थ या साउथ में नहीं जाना है, ना प्रोस्पेक्टस खरीदना है, आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हो। डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने के लिए इधर उधर नहीं जाना, आई कार्ड और बुक्स के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और आपके घर पे हार्ड कॉपी जो होती है बुक की वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ आज के समय में प्रोसेस हो गया है। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया 5 तरह के कोर्स हैं जो एसओएल के जरिए कराए जाते हैं। अगर आप एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए प्रोग्राम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं क्लास में 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 40% मार्क्स हैं 12वीं क्लास में तो आपका एडमिशन जो है एसओएल में हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, 40%। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको केवल 36 यानी 36% मार्क्स चाहिए, उतने में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपके 38% मार्क्स होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि आप कहोगे कि आपने एससी और एसटी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो देखिए एससी और एसटी जो स्टूडेंट होते हैं उनको किसी तरह की कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, उनको ओनली 12th पास होना चाहिए। 12th पास का मतलब समझ रहे हो, अगर आपके 33% मार्क्स भी हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ना आपको 40 चाहिए, ना आपको 36 चाहिए, ना आपको 38 चाहिए, सिंपल 33 भी है तो भी आप पास हो। तो ये हो गया आपका बीए प्रोग्राम, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा जो है कोर्स यहाँ पे ये बीकॉम का है, यानी बीकॉम और बीए दोनों के लिए सेम है, बिल्कुल भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये परसेंटेज में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। यहाँ पे भी जनरल को 40 चाहिए %,
ओबीसी को 36 चाहिए और पीडब्ल्यूडी को 38 चाहिए। और यहाँ पे भी वही है, एससी और एसटी जो कैंडिडेट है इनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी परसेंटेज के, ओनली 12th पास होने चाहिए, चाहे वो 33% मार्क्स से भी पास हैं तो भी एडमिशन हो जाएगा। तो ये दो कोर्स बता दिए, बीए प्रोग्राम और बीकॉम, ठीक है। अब तीसरा जो है बीए ऑनर्स इंग्लिश, यहाँ पे शुरू हो जाती है नई कहानी। यहाँ पे आपको चाहिए परसेंटेज अच्छी। देखिए मान लो आप चाहते हो कि आप बीए ऑनर्स करो इंग्लिश में, तो आपकी परसेंट होनी चाहिए 65, आपके मिनिमम 65% हो 12वीं क्लास में। उसके बाद आपके पास इंग्लिश जो सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं क्लास में, ठीक है। और इंग्लिश भी दो तरह की इंग्लिश होती है, एक तो कोर होता है इंग्लिश कोर, और इंग्लिश जो होती है वो इलेक्टिव होती है। अगर आपके पास कोर है तो आपके 75% मार्क्स उस कोर सब्जेक्ट में होना चाहिए इंग्लिश के अंदर। अगर आपके पास इंग्लिश इलेक्टिव है तो आपके 65% मार्क्स होने चाहिए इलेक्टिव के अंदर, ठीक है। ये तो जनरल का क्राइटेरिया था। चलो ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी के लिए 58.5% के मार्क्स होने चाहिए और कोर सब्जेक्ट में 67.5% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी का फिर से वही सीन है कि कोई ज़रूरत नहीं है परसेंटेज की, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप पास हो, आपके 1 लैंग्वेज प्लस 3 अकेडमिक सब्जेक्ट जोड़ के आप अपना एडमिशन ले सकते हो, कोई आपको परसेंटेज की नीड्स नहीं है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के आप हो, मान लो आप पीडब्ल्यू कैटेगरी के अगर हो तो आपके 61.75% मार्क्स होने चाहिए। और आपके जो इंग्लिश जो आपकी कोर होती है उसमें आपके ठीक है, उसमें आपके 71.25 होने चाहिए और 61.25% मार्क्स आपके इंग्लिश इलेक्टिव में होने चाहिए। ये आपका बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका हो जाता है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स की बात करोगे तो बीकॉम ऑनर्स में आपके 55% मार्क्स तब होने चाहिए जब आप जनरल हो। अगर आपके पास मान लो 12वीं क्लास में आपके पास स्ट्रीम ना तो आर्ट्स है, ना कॉमर्स है, ना साइंस है, आपके पास स्ट्रीम है वोकेशनल। अब वोकेशनल स्ट्रीम वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास सब्जेक्ट भी अजीब अजीब से होते हैं, कंप्यूटर और स्टेनो और ना जाने कैसे सब्जेक्ट होते हैं। अब इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, तो इनमें जो होता है प्रैक्टिकल इंटरनल का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं वोकेशनल में। तो इसलिए अगर आप वोकेशनल के स्टूडेंट हो तो 60% चाहिए, आपका 55 में काम नहीं होगा, आपको 60% होने चाहिए। ओबीसी हो तो 49% आप सिंपल करवा सकते हो एडमिशन, लेकिन अगर आप यहीं पे वोकेशनल के स्टूडेंट हो तो आपके 54% मार्क्स होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी के हो तो 52% पे एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वोकेशनल स्ट्रीम से पास हो रहे हो तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये एक काफ़ी मतलब डिमांडिंग सब्जेक्ट है डीयू के अंदर, ठीक है। डीयू में चाहे रेगुलर में हो चाहे आप ओपन में हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आपके लिए 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी। ओबीसी को 45 चाहिए, पीडब्ल्यूडी को 47 चाहिए। लेकिन एससी एसटी के लिए फिर से यहाँ पे वही सीन है, कोई परसेंटेज की नीड्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता रखा है कि जब आप 12th की परसेंटेज जोड़ते हो तो 1 लैंग्वेज प्लस 3 अकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है, ये होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, देखो पांचों कोर्स मैंने आपको यूजी के बता दिए, अब आप समझ गए हो कि भाई ये चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो। लेकिन फीस का बहुत तगड़ा सीन होता है यहाँ पे। फीस क्या होती है, फीस काफ़ी मतलब नॉर्मल होती है। फीस के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फीस का कंफ्यूजन क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 3 साल का कोर्स है आपका यूजी का, मान लो आप करते हो बीए, ठीक है। आप बीए कौन सी कर रहे हो, बीए आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपकी क्या होगी 3 साल की फीस होगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहाँ पे जो फीस होती है ज़्यादातर आपको 11,000 10,000 बता देते हैं, तो वो 3 साल की होती है। लेकिन बच्चे उसको पता है क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि 10,000 1 साल की फीस है, तो ये गलत है। 1 साल की फीस कितनी होती है, 3430-40 रुपए के करीब होती है, 3430, फिर अगले साल हो सकता है 3300 लगे, या फिर से 3400 कुछ लगे। तो इस तरीके से अगर आप इन सबको जोड़ोगे आपस में तो आपकी जो फीस होगी वो कितनी बनेगी, लगभग आपकी 10,000 के करीब फीस बन जाएगी मोटा मोटा। तो आपकी 10,000 से लेके 11-12,000 तक में आपके सारे कोर्स हो जाते हैं, चाहे आप बीए प्रोग्राम में लो, चाहे आप बीकॉम लो, तो वो भी मतलब 10,000 के अराउंड ही होता है। बीकॉम के लिए आपको 3500 रुपये के करीब जमा फीस देनी है। अगर आप मान लो बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो ऑनर्स करोगे तो आपकी फीस ज़्यादा होगी, ठीक है, 3800 के करीब होगी। अगर आप मान लो बीए ऑनर्स इंग्लिश करना चाहते हो तो भी आपकी फीस 3500 के करीब होगी। मान लो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करूं तो आपकी फीस 3600 के करीब होगी। तो आप एक बार ध्यान से देखो इसे, ये 1 साल की फीस है, 3400, 3500, 3800, 3500, 3600, यानी कि मैक्सिमम फीस आपकी कितनी है 1 साल की
किसी कोर्स में वो 3800 है। अब 3800 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आपके सामने फीस आ जाएगी, तो आप उसको एक मोटा मोटा रख लेना कि लगभग आपकी 10 से 12,000 के अंदर अंदर, 11,000 के अंदर अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन इस फीस में देखो, मैंने ये जो बताया, मैंने आपको पिछले साल के अनुसार बताया है। हो सकता है इस साल जो एसओएल के फॉर्म निकले तो हो सकता है आपकी फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए। कई बार ऐसा होता है 10-20 रुपए आपकी फीस बढ़ जाती है, 150 रुपए भी बढ़ सकते हैं। तो ये 3400 की जगह हो सकता है 3500 हो जाए, या 3500 की जगह हो सकता है 3600 हो जाए, या 3800 की जगह 3900 हो जाए। तो 150 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। नीचे होने के चांस कम है, ऊपर होने के चांस ही ज्यादा रहते हैं। तो 150 आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये फीस होती है बहुत नॉर्मल। तो आपको मोटा मोटा क्या समझना है कि आपका पूरा कोर्स, 3 साल का कोर्स आपका 10,000 से लेके 12,000 के अंदर अंदर आपका कोर्स हो जाता है। लेकिन जो 10,000 जब फीस बताते हैं तो बच्चा उसको 1 साल की समझ लेता है। तो ये गलती ना करें, 1 साल की फीस 10,000 नहीं, बल्कि आपके पूरे कोर्स की फीस ही 10,000 12,000 के करीब है। तो आई होप आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लास की बात करें तो ये देखिए, ये ओपन है तो आपकी रेगुलर क्लास नहीं होती यहाँ पे। सैटरडे या संडे आपकी क्लासें होंगी, और जो भी क्लास होगी वो बहुत कम होती है, 20-25 शायद क्लास होती हैं आपकी पूरे साल भर में। तो आप ये, और क्लास में अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो क्लास बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप क्लास ना लें, आप क्लास लें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं लेते हैं। तो आप वैसे ना बने, आपको जब भी अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप क्लास लें। तो ये मैंने आपको एसएल के बारे में बता दिया, और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। अब अगला वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि एसएल की कुछ बेस्ट चीज़ें, यानी एसएल में क्या बेस्ट है, और एसएल की कुछ बुराइयाँ, यानी कि एसएल में क्या कमियाँ हैं। ये दोनों आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो एसएल के बेस्ट और इसकी कमियां भी जानना चाहते हो और इसकी खूबियां भी जानना चाहते हो, तो आप बस कमेंट में मुझे बता दो कि आप चाहते हो या नहीं चाहते। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और इतना डीपली बताऊंगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद एसएल से ग्रेजुएट हूँ, मैंने एसएल से ग्रेजुएशन की है, उसके बाद मैंने इग्नू से एमए करी है, फिर मैंने बीएड भी करी है जामिया वगैरह से, और मैंने दोबारा एमए कर रहा हूँ मैं इग्नू से। तो मैंने सारी जगह से कोर्स खुद करे हुए हैं और मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आपको इसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बताऊंगा, जो कि बहुत सारे आपको नहीं बता पाते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी, पर हो सकता है आपको सभी पॉजिटिव 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 ही बताएं, पर कुछ कमियां भी होती हैं, वो कमियां भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करें, बेस्ट और क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, दोनों ही आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।